डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम जोसेफ है और मैं रोमानिया में रहता हूँ। यहाँ पर मैं अलग अलग जगह पर घूमता ही रहता हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। ये बात लगभग 1 साल पुरानी है जब मैं एक छोटे से शहर में गया हुआ था। ये इलाका ट्रांसिल्वेनिया का था और यहाँ पर मुझे कई महीने रहना था। मैं यहाँ पर शुरू से ही घर की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई घर नहीं मिल रहा था। पहले 1 हफ्ते तक मैं एक होटल में रहता रहा और तब भी मुझे कोई घर मिल नहीं रहा था और इस तरह से होटल में रहने के कारण मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर अगर कोई किराए पर घर मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, बल्कि छोटा शहर था जहाँ पर घर भी बहुत दूर दूर थे। दूर दूर घर होने के कारण यहाँ पर मार्केट भी अच्छी नहीं थी और घर से मार्केट जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन मुझे घर तो ढूंढना ही था। मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा होने लगा था और यही कारण था कि मैं घर को ढूंढने लगा था। और आखिरकार कई दिनों की मशक्क़त के बाद मुझे एक घर मिल ही गया। ये घर काफ़ी पीछे जाकर था, यानी कि आप कह सकते हैं शहर के बाहर। ये एक 70 साल पुराना घर था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी पुराने होने के बावजूद भी घर अंदर से बिल्कुल मॉडर्न होते हैं। ये घर भी कुछ ऐसा ही था। ये पुराने पत्थरों से बना घर था, लेकिन अंदर से वुडन इंटीरियर लगा हुआ था और इसे आप एक मॉडर्न घर कह सकते हैं। अंदर से ये पूरी तरह से साफ सुथरा घर था और मुझे यही तो चाहिए था। बस यहाँ पर परेशानी ये थी कि ये शहर से बाहर था, इसलिए मुझे बार बार शहर जाने के लिए गाड़ी से जाना पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ पर गाड़ी भी खरीद ली थी क्योंकि यहाँ पर गाड़ी काफ़ी सस्ती मिल रही थी और मैं सेकंड हैंड एक छोटी सी कार घर ले आया था। अब मेरा काम आसान हो गया था क्योंकि होटल का खर्चा भी बच रहा था और ये घर भी मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता मिल गया था। मुझे नहीं पता कि इन इलाकों में इतने सस्ते घर कैसे मिल जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही कम रेट में घर मिल गया था और मैं यही सोच रहा था कि अगर ये घर अच्छा लगा तो मैं इसे खरीद भी सकता हूँ। यहाँ पर सच में घरों के दाम बहुत ज़्यादा कम हैं। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन घर तो खरीदा जा सकता है। कभी कभी जब बाद में मैं यहाँ आया करूँगा तो इसी घर में रुका करूँगा। यही तो मैंने सोचा हुआ था, इसीलिए मैं इस घर को खरीदना भी चाहता था। लेकिन ये वक्त शायद 1 से 2 साल के बाद का होगा। अब तो मुझे यहाँ पर रहना था। मैं अब यही रूटीन बना रहा था कि मैं सुबह को काम पर जाता और शाम को घर आ जाता। ये घर मुझे किराए पर मिला था और मुझे बताया गया था कि यहाँ पर एक और आदमी रहने वाला है। वो भी शहर में कोई काम करता है और यहीं पर रहता है। पहले 2 से 3 दिन तक मुझे वो आदमी नहीं मिला और मैं यही सोचा करता था कि आखिर वो यहाँ कहाँ रहता है और वो घर आता क्यों नहीं। मैंने कई बार मकान मालिक से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। 3 से 4 दिन बाद वो आदमी मुझे मिल ही गया। उसका नाम माइकल था और वो मेरे साथ ही इसी घर में रहने वाला था। पहले मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि वो काम क्या करता है और उसने बताया वो एक सिक्योरिटी गार्ड है और वो जगह बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर उसे काम भी नहीं करना पड़ता और वो पूरा दिन सोता ही रहता है। इसीलिए रात को यहाँ आकर वो दिन के वक्त जागता था। मैंने इस बात को खास नोटिस किया था कि वो रात के वक्त जागता ही रहता है या किताबें पढ़ता रहता है। मैं तो दिन के वक्त काम किया करता था, इसलिए रात को मुझे काफ़ी नींद आती, लेकिन वो पूरी रात लगभग जागता ही रहता। मैं कई बार उससे बातें करने की कोशिश करता क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि काम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और मैं घर पर आकर किसी से बात करना चाहता था और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। वो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान लगता था और उसके पास हर चीज़ का जैसे सल्यूशन था। उसका कहना था कि वो यहीं पर पला बड़ा है,
लेकिन उसके परिवार वालों की सारी ज़मीन किसी ने जब्त कर ली थी, इसलिए अब उसके पास पैसे नहीं हैं और वो इसी जगह किराए के मकान पर रहता है। मैं उससे ज़्यादा पूछना नहीं चाहता था क्योंकि कई बार किसी को इस बात का दुख लगता है, तो मैं बस उसके साथ रहना चाहता था और उसकी मदद लेना चाहता था। ये घर भी बहुत अच्छा था और मेरा साथी भी बहुत ही अच्छा, लेकिन एक परेशानी की बात थी। ये घर था तो बहुत ही अच्छा, लेकिन रात के वक्त कुछ ऐसा लगता जैसे ये अलग हो। यहाँ पर छत से खुरचने की आवाज़ें आती, यहाँ पर दीवारों पर चलने की आवाज़ें आती। धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा था और वो भी काफ़ी परेशान होने लगा था और मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान। ये कुछ ऐसा था जैसे घर के बाहर कोई ना कोई चलता ही रहता। ये कोई जानवर भी हो सकता है और कोई इंसान भी। हम दोनों ये जानने की तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम इस जंगल में, इस घर के बाहर रात के वक्त निकलना नहीं चाहते थे। बाहर कोई भी जानवर हो सकता है जो हम पर हमला कर सकता है। हम ज़्यादातर खिड़कियों के द्वारा ही बाहर देखने की कोशिश करते, लेकिन बाहर हमें कोई नज़र नहीं आता। अब ये धीरे धीरे हर रोज़ का काम होने लगा था और अब मैं भी रात के वक्त नहीं सोता। काम पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती रहती, लेकिन मैं रात के वक्त सो नहीं सकता था। इसलिए अब मैं काम पर छिपते छिपाते कभी ना कभी 1 घंटे के लिए झपकी लेने की कोशिश करता। रात के वक्त जब मैं घर में आता तो ये आवाज़ें हम दोनों को इतना परेशान करती कि बहुत ही परेशानी के बाद भी मैं सो नहीं पाता। मुझे पता था वो आदमी काम पर सो जाता है, लेकिन मुझे तो नींद की ज़रूरत है। मैं अपने काम पर इतना ज़्यादा सो नहीं सकता था क्योंकि मेरा काम कोई सिक्योरिटी गार्ड का नहीं था। मेरा काम उससे काफ़ी मुश्किल था। यही कारण था कि काम पर मैं सोता और काफ़ी गालियाँ खाता, लेकिन मैं घर पर सो नहीं पाता था। ये हालात और भी बदतर से बदतर होते जा रहे थे। ये हालात ऐसे थे जैसे कोई बाहर से हमें देख रहा हो। कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता जैसे खिड़कियों पर कोई हो। कभी कभी हमें लाल आंखें नजर आती और हम सहर कर बेड के नीचे छिप जाते। कभी कभी छत से आवाज़ें आती और ये आवाज़ें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती, लेकिन बड़ी ही डरावनी आवाज़ें, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। लेकिन ये सिंगल फ्लोर वाला घर था और छत के अंदर से कोई कैसे चल सकता था। ये आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई छत पर चल रहा हो और नीचे की तरफ से, जैसे उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं होता हो और हम बेड के नीचे ऐसे ही छिपे रहते और डरे सहमे रहते। ये हम दोनों के लिए हर रोज़ का काम होने लगा था। हमें ऐसा लगता जैसे हमें कोई हर टाइम देखता रहता है। मुझे तो काम पर भी ऐसा ही एहसास होता। कई दिनों तक ऐसा एहसास होने के बाद मैं नया घर ढूंढने लगा था। मैं सोच रहा था कोई ऐसा घर ढूंढूं जहां से मैं बच पाऊं। ये घर खतरे से खाली नहीं था और मेरा साथी भी यही कह रहा था कि कोई अच्छा सा घर ढूंढना होगा जहां पर हम सेफ हों। ये घर बहुत ही खतरनाक है और हम पर कोई ना कोई नज़र रख रहा है। शुरू में तो सिर्फ दीवारों और खिड़कियों पर आवाज़ें आती, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे थे। हमारे शरीर पर चोट के निशान होते और ये कब पड़ जाते हमें पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता जैसे कोई करीब से हमें छूता हो। हम दोनों के शरीर पर अलग अलग जगह पर निशान होते, लेकिन 15 दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हम दोनों को बहुत ज़्यादा डरा दिया। अब यह हुआ कि मेरी पीठ पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान था। यह निशान कब पड़ गया मुझे तो पता ही नहीं चला। बाद में मैंने उसकी पीठ पर देखा तो उस पर भी एक निशान था। ये हम दोनों के लिए बहुत डराने वाली बात थी कि आखिर के बिना छुए हम दोनों पर कौन इस तरह से निशान छोड़ रहा था। क्या वो आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था? ये आखिरी रात थी जब हमने उस घर में निकाली। हम दोनों ने अब एक होटल का एक कमरा ले लिया था। हम दोनों ने बात की थी कि हम दोनों आधा आधा शेयर करेंगे और इसका किराया देंगे। उसके बाद जैसे ही हमें नया घर मिलता है हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। हम अब अपना सारा सामान उस होटल के इस कमरे में ले आए थे। ये ग्राउंड फ्लोर का कमरा था और यहाँ पर हम सोच रहे थे कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया।
हमें यहाँ पर भी खुरचने की आवाज़ें सुनाई देती और हमारे शरीर पर कई तरह के निशान पड़ जाते। हमने होटल के मैनेजर को भी बताया और उसने भी कैमरे लगवा दिए और कैमरे में कभी भी कुछ नहीं आता। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि बिना कैमरे में आए कौन हमारे घर के अंदर आ जाता था और हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करता था। हमें कई दिनों बाद एक नया घर मिल गया था और हम दोनों वहां पर शिफ्ट हो गए। हम सोच रहे थे कि यहां पर तो हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया। वहां पर भी कोई ना कोई घर के आसपास घूमता ही रहता और हमारे शरीर पर अपने आप चोट के निशान होते। अब माइकल भी कहने लगा था कि उसे लगता है यहां पर कोई ना कोई वैम्पायर हमारे पीछे पड़ गया है। वैम्पायर एक रक्त पिशाच होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं। शायद उसे हम दोनों का रक्त पसंद आ गया है और इसी से वो हमेशा के लिए जवान होना चाहता है। यही कारण है वो हम दोनों के पीछे पड़ गया है और वो हमें छोड़ने वाला नहीं। हमें अब इसी घर के अंदर रहना होगा और उससे बचने के कई तरह के इंतजाम करने होंगे। मैं उसकी बात मान गया था क्योंकि हमें कोई भी नजर नहीं आता और अगर हम अपने साथ किसी और को रखते तो उसको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उसे तो वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती, लेकिन हम दोनों को वो आवाज़ें सुनाई देती थी। मैं पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन माइकल ने बताया कि यहाँ पर इसी तरह के पिशाच रहते हैं। क्या तुमने कभी ट्रांसल्वेनिया का नाम नहीं सुना? ये फेमस है जगह, खास तौर पर पिशाचों के लिए। तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। माइकल ने मुझे बताया था कि हमें घर के अंदर खोदना होगा और वहां पर कई तरह की पेंटिंग्स लगानी होंगी। कई ऐसी टोटके हैं जिनसे पिशाचों को भगाया जा सकता है। पिशाच जमीन के अंदर कमजोर होते जाते हैं। हम जितना जमीन के अंदर जाते जाएंगे वो उतना कमजोर होते जाएंगे और हम एक ऐसा कमरा बनाएंगे जो बहुत ही प्राचीन लगेगा और उसके अंदर पिशाच हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कई दिनों तक हम इसी तरह से पिशाचों को परेशान करने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी से भगा सकते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाएंगे और हमारा इसी तरह से खून चूसते रहेंगे। हमें नहीं पता वो कैसे हमारा खून चूसेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे मरते जाएंगे। तो हमें इसी तरह से नीचे जाना होगा और वहां पर रहना होगा। मैं अब उसकी बात मान गया था और उसी के साथ घर में खुदाई कर रहा था। हमें नीचे बेसमेंट बनानी थी जो काफ़ी गहरी होती और वहाँ पर हमें पुरानी किताबें और पुरानी चीज़ें रखनी होती। इसी तरह से वो पुराना कमरा बनाने के बाद पिशाच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और माइकल ने कहा था पिशाच इस जगह पर अपने असली रूप में भी आता है क्योंकि वो पहले ही बहुत कमज़ोर होता है और कमज़ोर पिशाच को और ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए हमें नीचे जाना होगा, जहाँ पर अगर वो सामने आ भी गया तो हम उस पर हमला कर सकते हैं। मैं ये बात जानता था कि पिशाच बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो हमें बेहोश करके या छल करके ही हमारा खून चूसते हैं। आमना सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। यही कारण था कि हमें उसके नीचे जाना था और वहाँ पर पिशाच को नुकसान पहुँचाना था। हमने लगभग 3 से 4 दिन तक खुदाई की और नीचे एक कमरा बना लिया। ये बहुत ही छोटा सा कमरा था और वहाँ पर माइकल बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स लेकर आया और उन पेंटिंग्स को वहाँ पर लगा दिया। माइकल ने बहुत सारा खाना वहाँ पर रख दिया और आसपास हर जगह खाना ही खाना और प्राचीन चीज़ें पड़ी थी। मैं भी सोच रहा था कि अब हमें अगर कोई नुकसान हुआ तो ज़रूर ही हम पिशाच को ख़त्म कर देंगे क्योंकि वो असली रूप में ही हमारे सामने आएगा। लेकिन इस रात कुछ अजीब होने वाला था। मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं पड़ा और मैं यही सोच रहा था कि माइकल का तरीका काम कर गया। लेकिन मैंने एक चीज़ खास तरह से नोटिस की कि माइकल अब काफ़ी लंबा और तगड़ा लग रहा है। वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था और उसकी आंखें थोड़ी अजीब थी। वो बार बार धूप का चश्मा पहनने की कोशिश करता और मैं उसे बार बार कहता कि इस अंधेरे कमरे में
तुम्हें चश्मा पहनने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वो बार बार बातों को बदलकर मुझे यही कहता कि मेरी आंखें थोड़ी दर्द कर रही हैं। लेकिन अब मेरे मन में शंका होने लगी थी। अब मैं शुरू से सोच रहा था कि कब से मेरे साथ ऐसा होना शुरू हुआ है, और मेरे दिमाग में हर बार यही आता कि जब से माइकल मेरे साथ है तब से ही तो मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं इस तरह से जितना ज़्यादा सोचता गया, मेरा दिमाग उतना ज़्यादा चलता जा रहा था। मैं तो माइकल की हर बात मान रहा था। माइकल ने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, और हम ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे। और माइकल तो ये कह रहा था कि इसके भी नीचे हमें एक और कमरा बनाना होगा। हम जितना नीचे जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर हम बहुत ज़्यादा नीचे चले गए और माइकल की भविष्यवाणी या सच्चाई गलत हुई तो मैं वहाँ से निकलूँगा कैसे। यही बात सोचकर मैंने माइकल का धूप का चश्मा खींचा और मुझे नजर आई माइकल की लाल आंखें। लेकिन मैंने उस चश्मे को ज़्यादा नहीं खींचा और मैं हंसने लगा। मैं उससे कहने लगा, अरे तुम डर गए, मैंने तो वैसे ही चश्मा खींचा है। माइकल को बिल्कुल पता नहीं लगा कि मैंने उसकी लाल आंखें देख ली हैं। वो कहीं और देख रहा था और मैं समझ गया था कि माइकल कुछ और नहीं बल्कि रक्त पिशाच है। मुझे बस इस कमरे से बाहर निकलना था और मैंने एक बहाना लगाया। मैंने माइकल को कहा कि मेरे पास भी ऊपर छोटी 2 पेंटिंग्स पड़ी हैं, मैं उसे लेकर आता हूँ। लेकिन माइकल बार बार कह रहा था, तुम्हें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम पर पिशाच का साया है, हो सकता है वो तुम पर हमला कर दे। तो मैंने भी माइकल को कहा कि तुम पर भी तो पिशाच का साया है, तुम खतरे में क्यों जाओगे, मैं खुद खतरा लेता हूँ। माइकल मेरी बात नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने बातों बातों में अपनी बातें मनवा ही ली थी और मैं घर के ऊपर आ गया था। अब मुझे पता था मुझे घर से बाहर भागना है और मैं ज़मीन के ऊपर हूँ, क्योंकि माइकल ने जो भी बताया होगा उल्टा ही बताया होगा। ज़रूर ही पिशाच ज़मीन के अंदर कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर होते होंगे। यही कारण था वो मुझे ज़मीन के और नीचे ले जाता जा रहा था। मैं वहाँ से भागा और सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। माइकल घर के अंदर से मुझे आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन मैं भागता जा रहा था। मैं जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचा, मैंने वहाँ पर सब कुछ बता दिया और सारे पुलिस वाले बहुत हैरान थे। वो जानते थे कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने मेरे शरीर का पूरा चेकअप किया और मुझे बताया कि ये जगह बदनाम है इन्हीं चीज़ों के लिए। अगली सुबह घर की पूरी तलाशी ली गई और माइकल हमें कभी नहीं मिला। उन्होंने घर के अंदर वो बेसमेंट भी देखी और मुझे बताया कि ऐसी बेसमेंट्स यहाँ पर कई घरों में मिलती हैं। लोगों का मानना है रक्त पिशाच जाल बिछाकर लोगों को फंसाते हैं और उनको अपना शिकार बनाए रखते हैं। वो ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां से वो बाहर नहीं आ पाते। वो ज़रूर तुमसे खुदाई करवाता और नीचे जाता चला जाता। वो इस तरह से तुम्हें जाल में फंसा लेता कि तुम वहां से बाहर नहीं आ पाते। तुमने उसकी सच्चाई जान ली और तुम बच गए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये नहीं जान पाए और हमें भी पता है कई लोग अब तक यहाँ पर ढूंढे नहीं जा पाए हैं। तुम कैसे बच गए ये तुम्हारे दिमाग की करामात है। अब मैं भी सोच रहा था कि क्यों दिन के वक्त माइकल घर नहीं आता था, क्योंकि वो रोशनी को सह नहीं सकते और रोशनी में खत्म हो जाते हैं। सूरज की रोशनी उनके शरीर को चीर देती है। यही कारण था कि वो उसी घर से रात के वक्त निकलता था। उसके बाद माइकल मुझे कभी नजर नहीं आया और मैंने भी ट्रांसल्वेनिया को छोड़ दिया। मैं अब खुशी खुशी मिनीसोटा में रहता हूँ और हमेशा ही ट्रांसल्वेनिया की उन कहानियों को पढ़ता रहता हूँ। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि माइकल आखिर था क्या और वो कैसे अपना शिकार बनाते हैं।